स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। रजनी एक दुबली पतली सी 19 वर्षीय महिला थी। 1 वर्ष की बेटी थी उसकी, और हमारे नजदीक ही एक बड़ा स्लम एरिया है। वहां वो एक झुग्गी में अपने पति मदन के साथ रहती थी। रजनी 8वीं पास थी। मदन एक प्रेशर कुकर की फैक्ट्री में काम करता था, और फैक्ट्री से छुट्टी के बाद वो अपने साथियों के साथ देसी शराब का सेवन करता था और फिर घर पर आता था। खाना खाने के बाद उसका रोज का ही एक काम था कि कोई ना कोई बहाना बनाकर रजनी को मारता पीटता था और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। रजनी बहुत कमजोर थी, इसीलिए आस पड़ोस वाले भी उससे सहानुभूति रखते थे और मारपीट के वक्त बीच बचाव करने आ जाते थे। रजनी की झुग्गी से 4-5 झुग्गी छोड़कर एक लड़का हिमेश, जो हमारे कार्यालय आता जाता था, उसे जब इस बात का पता चला तो उसने अपनी पत्नी को रजनी के घर भेजा और कहा कि आप मदन द्वारा रोज प्रताड़ित की जाती हो, आपको मदन पर कार्यवाही करनी चाहिए जिससे वो आपको दोबारा मारपीट न करे। तो रजनी बहुत डर गई और बोली कि अगर मदन को इस बात का पता लग गया तो वो उसे जान से मार डालेगा। तो हिमेश की पत्नी ने कहा कि मदन को तेरे बाहर जाने का पता भी नहीं लगेगा, तू बस मेरे साथ चल, तेरा काम हो जाएगा। दूसरे दिन जब मदन फैक्ट्री चला गया तो हिमेश और उसकी पत्नी रजनी को लेकर हमारे कार्यालय आ गए। हमने रजनी से बात की और उससे पूछा कि तुम इतना क्यों डरती हो। तो वो रोने लगी, बोली मैं परिवार में सबसे बड़ी हूँ, मेरे बाद 4 भाई बहन और भी हैं, पिता मजदूरी करते हैं, हम लोग बहुत गरीब हैं, मैं बड़ी मजबूरी में ये रिश्ता निभा रही हूँ। उसकी सारी बातें मैंने रिकॉर्ड कर ली थी और उसे कहा कि ठीक है, मैं 1 हफ्ते बाद आपको फिर बुलाऊंगी। मैंने उसको 500 रुपए दिए और कहा कि मदन के फैक्ट्री जाने के बाद दोनों माँ बेटी थोड़ा दूध और फल मंगाकर खा लिया करना और उसे उसी दिन खत्म कर देना, जिससे मदन को पता न लग सके, वरना तुमसे वो सवाल करेगा। उसके बाद मैंने ऑफिस से उसे एक दुर्गा चालीसा की एक किताब दी और कहा कि इसे रोज सुबह और शाम आपको इसका पाठ करना है। अच्छा, पाठ करने के बाद आप इसको पूजा में रख दीजिएगा। साथ ही उसे मैंने एक कॉपी और पेन भी दिया और कहा कि इसमें रोज एक पन्ना आपको ये एफर्मेशन लिखनी है। फर्स्ट नंबर पर लिखा था मेरी सभी परेशानियों का अंत हो चुका है। सेकंड नंबर पर लिखा था अब मैं स्वस्थ और सुख समृद्धि के साथ जीवन जी रही हूँ। थर्ड में लिखा था हे प्रभु, आपकी कृपा के लिए अनेकों धन्यवाद। मैंने कहा इस कॉपी को भी आप छुपा कर ही रखना और जब 1 हफ्ते बाद मेरे ऑफिस आओगी तो इसे साथ में लाना और मुझे दिखाना। मैंने कहा उसके बाद जब आपको ये अफर्मेशंस याद हो जाएंगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप डेली एक अफर्मेशन को 5 बार बोलकर अपना काम करोगी। उसके बाद उसने कहा कि मेरे पास काफी समय होता है क्योंकि मदन सुबह 8 बजे निकल जाता है, रात्रि के 8 बजे आता है, तो इस बीच मैं घर के काम भी निपटा लेती हूँ और मेरे पास पूरा समय होता है। मदन घर के खर्चे स्वयं करता था और रजनी को 1 भी रुपया नहीं देता था। 1 सप्ताह बाद पूरे प्लान के अकॉर्डिंग रजनी को हिमेश की पत्नी मेरे ऑफिस लेकर आई। दिन में करीब 2 बजे का वक्त था। रजनी ने कॉपी पर जो एफर्मेशंस लिखे वो सब मुझे दिखाए और बताया कि वो रोज सुबह और शाम दुर्गा चालीसा का पाठ करती
करती है। उसी वक्त मैंने गाड़ी से अपने 2 स्टाफ मदन की फैक्ट्री में भेजे और फैक्ट्री के मालिक को अपना विजिटिंग कार्ड भिजवाया और उनको सारी बात बताकर कि मदन की पत्नी मदद के लिए हमारे ऑफिस में बैठी है, इसीलिए हम मदन को लेने आए हैं। उसके बाद उसे फैक्ट्री से उठाकर मेरा स्टाफ ऑफिस ले आया। ये बात रजनी को पता नहीं थी। ऑफिस पहुंचते ही रजनी को देखते ही मदन की आंखें चढ़ गई और वो हिमेश की पत्नी से पूछा कि भाभी आप लोग यहाँ क्यों आए हो? तो हिमेश की पत्नी बोली, रजनी तेरी शिकायत करने आई है क्योंकि तू रोज रात को उसे पीटता है और मैं इस बात की साक्षी हूं। तो मदन बोला, वो मेरी बीवी है, मैं उसे जैसा चाहे वैसा रखूंगा। आप लोगों को कोई भी अधिकार नहीं है हम दोनों के बीच में आने का। तो उसको हमारे स्टाफ ने बैठने को कहा, आप आराम से बैठकर बात करें, लेकिन वो नहीं बैठा। इधर रजनी बहुत ही डर गई थी और डर के कांप रही थी। मदन जब भी जोर से बात करता तो रजनी मेरे और मदन के बीच में आकर खड़ी हो जाती। शायद उसे लगता था कि मदन कहीं मैडम के ऊपर अटैक ना कर दे, लेकिन मुझे किसी भी हाल में रजनी के दिमाग में मदन के प्रति बैठे इस खौफ को खत्म करना था। उसके बाद भी मैंने मदन को कहा कि ठीक है, जो बोलना चाहते हो बोलो। उसका तांडव जारी रहा और हमने उसे बात करने दी। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। उसने कहा कि इसको जब मैं विवाह करके लाया था तो साड़ी ब्लाउज भी मैं ही लेकर गया था। ये बहुत ही नंगे घर की है और मैंने इस परिवार पर दया की है। इसके गरीब बाप पर मैंने बहुत एहसान किया है, लेकिन उस साले ने बीमार लड़की मुझे चेप दी है और अब इसको मैं नहीं रखूंगा। मैं कल ही टिकट करूंगा और बिहार छोड़ कर आऊंगा। उसके बाद मैंने स्टाफ को इशारा किया और मदन को सख्ती से डांटने को कहा। मेरे स्टाफ ने उसको खूब डांटा फटकारा और उसको कहा कि मैं आज ही तुझे थाने लेकर जाऊंगा। थाने की बात सुनकर वो परेशान हो गया और लेकिन मेरा स्टाफ उससे बार बार एक ही बात कह रहा था कि आपको यहाँ बुलाया ही इसलिए है कि आपको थाने लेकर जाना है। अच्छा, उसके बाद मैंने रजनी को धीरे से कहा कि देख बेटा, जिस राक्षस से तू रोज पिटती थी उसकी हकीकत आज अपने आंखों से देख ले। क्योंकि संजय हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था कि मैं किसी भी हालत में थाने नहीं जाऊंगा। तो स्टाफ ने कहा कि ठीक है, इस शर्त पर तू नहीं जाएगा कि तू सबके सामने, हमारे सामने भी रजनी से माफी मांगेगा। तो उसने सबके सामने रजनी से माफी मांगी। उसके बाद ये माफीनामा हमने उससे लिखित रूप में भी लिया। रजनी ये सब देख सुन रही थी। उसके शरीर की जो कंपन है अब कम होती जा रही थी। दोस्तों, किसी का खौफ कम करने के लिए कभी कभी हमें इस तरह से सख्ती से बात करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी ये व्यवहार जिस तरह से हम लोग करते हैं, जिस तरह से परिवार में बड़े अपने बच्चों की गलती पर उनके साथ डांट फटकार करते हैं, उसी रूप में हम थोड़ा सख्ती से बातचीत करते हैं। उसके बाद मेरे स्टाफ ने उसको बताया कि देख मदन, तेरे गांव का पता, तेरी सारी डिटेल और तेरी फैक्ट्री तो हमने आज देख ही ली है। ये सारी डिटेल तेरी हमारे पास है और हमारी तुझसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आज के बाद तू रजनी को कभी नहीं पीटेगा, इसके साथ कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा तू, और इसकी सेहत में अब सुधार होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही कमजोर है। तो उसके बाद मेरे स्टाफ ने पूजा से, ऑफिस में जो मंदिर है, पूजा से रक्षा सूत्र निकाल कर रजनी को दिया और कहा कि मुझे रक्षा सूत्र बांधो, आज से मैं तेरा भाई हूं। रजनी ने उसे रक्षा सूत्र बांधा। शाम के 6 बज चुके थे। प्यार और सम्मान के साथ बच्ची के लिए मिल्क पाउडर, बॉर्नविटा, बिस्कुट वगैरह मेरा स्टाफ लेकर आया और उसको गाड़ी से उसकी झुग्गी तक छोड़कर आए।
आस पड़ोस सबको पता लग गया कि रजनी अब अकेली नहीं है और उसके भाई दिल्ली में भी हैं। मदन को घर पहुंचने पर भी मेरे स्टाफ ने ये समझा दिया कि घर की बात को घर में ही रखना। अगर दोबारा ऐसी कोई गलती हुई तो अब हम नहीं, सीधे पुलिस ही आएगी और उसके बाद तेरा बहुत बुरा हाल होगा। इसीलिए अपनी गृहस्थी को बचा और घर की लक्ष्मी का सम्मान कर। दोस्तों, ज्यादातर 20-25 वर्ष की उम्र में युवाओं में क्रोध, अहंकार, जोश, दिखावा बड़ा बढ़ चढ़कर होता है और अनपढ़ लोगों में तो खास तौर पर मैंने ऐसी प्रवृत्ति ज्यादा ही देखी है। ऐसी अवस्था में जब ये लड़के गांव से किसी गरीब की बेटी को शहर ले आते हैं तो वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। अच्छा, रजनी के पास ना तो मोबाइल था, न ही उसके पास कोई रुपया होता था कि वो ना किसी को मुसीबत में न फोन कर सकती थी, ना ही अपना कोई दुख प्रकट कर सकती थी, ना ही अपने माता पिता से कांटेक्ट कर सकती थी। पड़ोस उसका बहुत अच्छा था, इसीलिए मारपीट के वक्त बीच बचाव कर देता था। अच्छा, पड़ोसी बार बार पुलिस बुलाने की धमकी भी देते थे तो मदन को मारपीट रोकनी पड़ती थी। स्त्री दुर्गा का रूप होती है। उसे डराने वाले राक्षसों को ये पता नहीं कि उनका दमन उसी स्त्री के द्वारा ही होता है। अब मेरा स्टाफ बीच बीच में एक सप्ताह में रजनी और बच्ची की खबर लेता रहता था। रजनी ने कहा, अब मदन मुझे 3,000 रुपए घर खर्च के लिए देता है और अब घर का सामान, सब्जी वगैरह वो खुद ही लाती थी। 2 माह बाद सरस्वती पूजा थी। हिमेश ने माता की बड़ी मूर्ति पंडाल में सजाई थी जिसमें माता के भजन चलते थे, तो मदन भी रात को भजन में बैठ जाता था। मेरे स्टाफ ने मुझसे कहा कि मैं जब कभी रजनी के घर के आगे से बाइक निकालता हूं तो बच्ची लपक कर बाहर आकर बाइक पर बैठ जाती है। वो मेरी बाइक की साउंड को पहचानती है और फिर मैं एक चक्कर उसे घुमाकर चॉकलेट देकर घर छोड़ देता हूँ। फिर वो मुझे बताया कि मैडम, एक बड़ी कंपनी के चप्पल में फीते पिरोने का काम भी रजनी घर पर लेकर आई है। जब मैंने देखा कि वो काम कर रही थी तो मुझसे बोली कि भैया, मैं महीने में अब 4,000 कमा लेती हूँ इस काम से। आसपास में इंडस्ट्रियल एरिया है तो ये काम लोगों को मिल जाता है। दोस्तों, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से घर में सुख, संपन्नता और शांति का वास होता है। माता की स्तुति के लिए शास्त्रों में भी चालीसा पाठ को सर्वोत्तम माना जाता है। किसी कमजोर और बेसहारा का सहारा बनकर उसके साथ खड़े होकर तो देखिए, आप मुर्दे में भी जान ला सकते हैं। अक्सर जब मैं दया, धर्म और सेवा की बात करती हूँ तो लोग कहते हैं, हमारे पास तो रुपया नहीं है तो हम सेवा कैसे करें। तो मैंने कहा, आपके आसपास किसी कमजोर स्त्री या पुरुष पर जब अत्याचार हो रहा होता है तो उसका बीच बचाव करना या जरूरत पड़ने पर पुलिस बुलाना, ये सब सेवा के अंतर्गत ही आता है। आपके आसपास कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, उसे हॉस्पिटल तक ले जाने में उसको मदद करना, ये भी सेवा ही कहलाई जाती है। सेवा के कई तरीके हैं। अगर कोई अमीर व्यक्ति भी गरीबों को कपड़ा और भोजन बांट रहा है तो उस वक्त बांटने में उसकी मदद करना भी सेवा के अंतर्गत ही आता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। थैंक यू।